जी, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जिसकी हम ऑलरेडी पहले से प्रेडिक्शंस भी कर चुके हैं कि मरियम नवाज शरीफ हमारे मुल्क पाकिस्तान की आइंदा आने वाली वज़ीर आला होंगी। तो आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो इसी को हमने देखना है कि उनका ओथ का टाइम का जायचा क्या कहता है। आया कि वज़ीर आला तो वो बन चुकी हैं, तो वज़ीर आला के मनसब पर वो किस तरह से लोगों की खिदमत करेंगी, आया कि और किस तरह से प्लैनेट्स की कंडीशंस थी जब उन्होंने ओथ उठाया। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो बात करते हैं ओथ टाइम वज़ीर आला मरियम नवाज़ का। मरियम नवाज़ ने जिस दिन ओथ उठाया 26 फरवरी 2024 का वो दिन था और 4 बजकर ऑलमोस्ट 5 मिनट पर ये ओथ उठाया गया है। लाहौर में ये ओथ उठाया गया है। तो इसका हमने एक वक्ती जायचा बनाना होता है, वो हमने बिल्कुल बनाया है। तो इसी बिना पर हम प्रेडिक्शंस करेंगे कि आया कि मरियम नवाज़ अपना टेन्योर पूरा कर पाएंगी और मरियम नवाज़ मुल्क पाकिस्तान में पंजाब के हवाले से क्या उनकी कारकर्दगी होगी, और इसके साथ मरियम नवाज़ आया कि टेन्योर पूरा करेंगी या कि उनको पहले ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यानी यही हमारा आज का टॉपिक है, इसी पर हम बात करते हैं। तो जिस टाइम ओथ उठाया गया उस वक्त का जो वक्ती जायचा हमारे पास बना है वो है जी मून असेंडेंट का वक्ती जायचा है। और मून असेंडेंट मून उस वक्त उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में था। चूँकि हमारी ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसमें मून के नक्षत्र को देखना बहुत ज़रूरी होता है। मून के नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को जो प्लैनेट रूल करता है वो सन रूल करता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन हमारी गवर्नमेंट है, हमारी पावर, हमारी अथॉरिटी है और हमारी ईगो है सन। तो मून जो है वो हमारे आसमानी काउंसिल का, चूँकि ये असेंडेंट मून है, इसका मीन्स कि कैंसर असेंडेंट का जायचा बना है। कैंसर असेंडेंट का लॉर्ड मून होता है। तो मून जब भी असेंडेंट आपका हो तो ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं और किसी भी जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते और उनके मिजाज में कुछ एक बहुत ज़्यादा बेतरतीबी सी होती है। और दूसरे नंबर पर उनके मिजाज में कुछ अपना मूड, उनको बहुत ज़्यादा मूडी सी तबीयत होती है। एनीहो, तो मून जी तीसरे घर में जाकर बैठा हुआ है। इनके पैदाइशी जायचे में जैसे ही इन्होंने ओथ उठाया, असेंडेंट साइन मून है, मून तीसरे घर में बैठा है, मून के साथ केतु की प्लेसमेंट है। तो आपको मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इनको नहीं सुनना चाहते तो आप थोड़ी सी वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। प्रेडिक्शंस भी, क्योंकि प्रेडिक्शंस हम इसमें प्लैनेट के हिसाब से ही करते होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए। असेंडेंट मून है, मून के साथ मून सन के नक्षत्र में, जैसा कि मैंने बात की थी कि मून और सन एक दोस्त प्लेनेट है। तो जब भी मून आपके सन के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मून होता है तो इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का रूलर होता है सन। तो डेफिनेटली ऐसे बंदे के पास पावर, अथॉरिटी आती है, पावर होती है। तो उसको, चूँकि ये हमने अपना इसमें पब्लिक को देखना है, इसमें इनके रोल को देखना है कि इनका क्या रोल होगा। तो ये कहीं ना कहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनके जो मिजाज में आपको देखेंगे कि इनकी जो नेचर होगी इस असेंडेंट की, वो नेचर है कि उनकी ईगो उनके पास बहुत ज़्यादा होगी और अपनी ईगो, अथॉरिटी को उनको मिसयूज़ नहीं करना। चूँकि सन का अगर हम देखें तो सन जो है वो 8वें घर में मौजूद है। 8वें घर में जब भी कोई भी प्लैनेट्स होते हैं तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं असेंडेंट। असेंडेंट है जी इनका मून असेंडेंट है, तीसरे घर में मून अवेलेबल है। मून बिल्कुल अपने एनिमी साइन के साथ अवेलेबल है, मीन्स के अर्थ साइन में है, वर्गो साइन में मून। मून के साथ केतु की प्लेसमेंट है। मून के साथ जब भी केतु की प्लेसमेंट होती है तो ये आपको आपके कामों से सेटिस्फेक्शन नहीं आपको मिलती। आप मन ही मन में बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं और आप अपनी बातों का लोगों से शिकवा करते हैं। और अगर हम मरियम नवाज़ का पैदाइशी जायचा देखें तो उनके पैदाइशी जायचे में भी
उनके मून के साथ आपको केतु की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी, तो ये असेंडेंट से भी बहुत मैच कर रहा है इनका हॉरोस्कोप। तो एनी तो बात ये करने वाली है कि जब भी तीसरे घर में असेंडेंट लॉर्ड होता है तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। और मून चूँकि अपने एनिमी साइन के साथ है तो इनको जितना भी इनका टेनोर रहेगा इनको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं कि मेहनत करना पड़ेगी। और हो सकता है कि इनको उस लेवल की मेहनत का रिजल्ट ना मिले। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ से मून इनके बेसिकली 8वें घर को भी देख रहा है, सॉरी 9वें घर को देख रहा है 7वीं नज़र से। तो राहु सामने डेफिनेटली केतु होगा, तो राहु तो बिल्कुल 9वें घर में होगा। तो राहु इनके मन एफ्लिक्टेड रहेगा। आप देख लें इनका राहु केतु के ये मून इनका एक्सिस में है। नंबर 1 तो बात ये है कि मेहनत करेंगे इनको इसका सिला नहीं मिलेगा, और इनकी मेहनत ये अधूरा छोड़ देंगे, मेहनत अपनी को अधूरा छोड़ देंगे। अगर हम नेक्स्ट अगर इनके हम सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो है सन बनता है, तो सन इनका 8वें घर में जाकर बैठा हुआ है। सन जब भी आपके, चूंकि ये वेल्थ का घर है, आपकी फैमिली का घर है, तो 8वें घर में सन जब बैठता है तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, जो कि सन उस वक्त बिल्कुल सैटर्न की राशि में है, मीन्स के 11 नंबर में पड़ा हुआ है, मीन्स के एक्वेरियस साइन में सैटर्न की प्लेसमेंट है। तो इससे ये अंदाजा कि इस हॉरोस्कोप वाले बंदे का जो पैसा होगा ना, जो लिक्विड मनी होगी, वो इसकी ज़ेरे ज़मीन जाएगी। इसकी लिक्विड मनी ये बिल्कुल आवाम पर कोई खर्च नहीं होगी, क्योंकि राशि तो आवाम के बज़ाहिर नज़र आएगा कि ये पैसा अवाम पर खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। अवाम पर इनको ये बिल्कुल दिखाएंगे कि हम इतना पैसा यूज़ कर रहे हैं, चूँकि सन 8वें घर में पैसे का प्लेनेट है, दूसरे घर का मालिक है, तो अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, अवाम को कुछ हाथ नहीं आएगा, और पैसा जो है वो कुएं में जाता जाएगा। 8वां घर कुएं वाला घर होता है, डेथ का घर होता है, जिसे कहते हैं अंधेरे वाला घर होता है। दिखाया कुछ जाएगा, होगा कुछ आपके साथ, अवाम के साथ। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें इनके चौथे घर की बात करें, और तीसरे की भी बात कर लें, तीसरे घर का मालिक 8वें घर में मौजूद है, तो इट मीन्स कि इनकी मेहनत जितनी भी होगी वो सारी इनकी सीक्रेट कामों में जाएगी। इनकी पैसा और मेहनत सारी ये सीक्रेसी में, मीन्स के इसको समेट सकता है ऐसा बंदा अपनी दौलत को छुप कर के लोगों को पता ना चले। लेकिन उसके साथ सैटर्न भी मौजूद है, सैटर्न अवाम है, अवाम को सारा पता भी चलेगा इसके साथ, ठीक है। 8वें घर में सैटर्न भी है, और सैटर्न इस वक्त कंबस्ट है। देखें सैटर्न सन की वजह से कंबस्ट है, मरकरी भी कंबस्ट है, तीसरे घर का मालिक कंबस्ट है, तो मैं इसको कोई बहुत अच्छा हॉरोस्कोप नहीं मानता। 8वें घर में 3 प्लेनेट है, तो ये बहुत अच्छा हॉरोस्कोप नहीं है। सन ईगो है, अथॉरिटी है, तो पैसे के घर का भी इनका मालिक है, ऊपर से इनकी मेहनत का जो मालिक है वो इनके 8वें घर में। अगर इनको सपोर्ट करता है तीसरे घर का मालिक जहाँ पे एसेंडेंट बैठा है, तो फिर इनको कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना था इस जिसका भी हॉरोस्कोप, मीन्स के मरियम नवाज का। चौथे घर में कोई प्लेनेट नहीं है, 5वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है, 6ठे घर में कोई प्लेनेट नहीं है, 7वें घर में मार्स है, 7वें घर में इनके वीनस की प्लेसमेंट है। मार्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मिलिट्री, हमारी फौज, एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वीनस हमारी फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लिक्विड मनी, पैसे को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें। लेकिन जहां पर वीनस इनके चौथे घर का मालिक है, वीनस इनके 11वें गेंस के घर का मालिक है वीनस। देखिए इनको, ये आप बड़ा गौर से इसको समझिएगा कि इनको जो गेन्स होंगे ना, वो इनका 7वें घर में बैठा होगा, इनका आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं जो गेन्स होंगे ना, इनको बिजनेस के थ्रू गेन्स होंगे। 7वां घर हमारा बिजनेस का भी होता है, पब्लिक का भी होता है, पब्लिक रिलेशंस का, पीआर का 7वां घर होता है। तो ये पब्लिक के साथ, पब्लिक पर पैसा लगाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट में पैसा भी लगाएंगी पब्लिक पर, लेकिन इसमें इनकी कहीं ना कहीं मुदाखलत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूर होगी, जो कि मार्स वीनस का कंजंक्शन है इनके बिल्कुल 7वें घर में। पब्लिक पर पैसा लगेगा और मिलकर ये लगाएंगे तो सही, लेकिन जो इनके हॉरोस्कोप में लिक्विड मनी है वो ज़्यादा कुएं में जाती जाएगी, वो डूबती जाएगी लिक्विड मनी, ठीक है। तो यहाँ पर मार्स देखें तो मार्स इनके 5वें घर का मालिक है, और मार्स इनके
10वें घर का मालिक है। 10वां घर इनका जो कैरियर है, उसका मालिक है, और जो 5वां घर है वो इनकी क्रिएटिविटी का है, और इनके जो है वो मेंटल जो इनकी एबिलिटी है उसका है। तो उस हवाले से इनका 7वें घर में मौजूद है, तो ये बिल्कुल पब्लिक पर तो इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन इनके साथ चूँकि मार्स के साथ मार्स है वीनस के साथ, तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का रोल ज़रूर होगा। फौज जो हमारी है, आर्मी का रोल ज़रूर इसमें होगा। जो हॉरोस्कोप बता रहा है 7वें घर में मार्स और वीनस की प्लेसमेंट है। पब्लिक पर पैसा लगेगा, ये नहीं पता लगेगा कि जिसे कहते हैं कि फुल पैसा नहीं लगेगा, उसके में से कुछ ना कुछ खान भी बिल्कुल चलता रहेगा। 8वें घर में बेसिकली जो यहाँ पर हॉरोस्कोप में रूल करता है वो इधर है। अच्छा चले, बात बहुत ज़्यादा लंबी होगी, वीडियो भी लंबी हो रही है। तो जुपिटर इनका बेसिकली इनका मालिक है, 9वें घर का मालिक है जुपिटर, इनकी किस्मत का मालिक है। इस हॉरोस्कोप की 6ठे घर का भी जुपिटर मालिक है। 10वें घर में जुपिटर मौजूद है। 10वें घर में जुपिटर नीच का माना जाता है, तो लेकिन ये एरीज राशि में है, तो इस वजह से कहीं ना कुछ ये बेनिफिट्स भी ज़रूर इनको होंगे इनके कैरियर के हवाले से। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करते हैं अपने टॉपिक को। तो बात ये है कि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा रहेगी, इनके अंदर अना बहुत ज़्यादा रहेगी। जिनका भी ये हॉरोस्कोप है, मरियम नवाज़ का हॉरोस्कोप है, इनको फ़ौज की सपोर्ट रहेगी, आर्मी की सपोर्ट रहेगी, मिलिट्री की सपोर्ट रहेगी जब तक ये लेकिन एट दी एंड चूँकि असेंडेंट लॉर्ड मेहनत में है, मेहनत करेंगी, लेकिन इनको उस लेवल का सिला नहीं मिलेगा, और इनकी मेहनत सारी कुएं में जाएगी। इनकी मेहनत सारी जो है वो 8वें घर में जा रही है इनकी मेहनत। ठीक हो गया। और इसी तरह से जुपिटर इनको फ़ायदा देगा, इनको दूसरे घर को फ़ायदा देगा, बेसिकली पैसे को फ़ायदा देगा। इनके पास पैसा आएगा, इनको खुद के पास पैसा आएगा। ठीक है, 4थे घर को देख रहा है, ये अपनी कुछ और प्रॉपर्टीज़ बना सकती हैं। ठीक है, जुपिटर है ना, जिस नज़र से देखता है वो अच्छा घर उसको अच्छा कर देता है ना। ये इनका 5वीं नज़र से 10वें घर में बैठकर देख रहा है इनके दूसरे घर को, तो इनकी डेफिनेटली इनके पास पैसा आएगा, ये पैसा जोड़ेंगी और बहुत अच्छा जोड़ेंगी पैसा, और उससे ये अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगी, और दूसरे गैर मुमालिक में मज़ीद प्रॉपर्टीज़ इनकी इन्हेंस होंगी। लेकिन उसका पता चलेगा बाद में, पता चलेगा, उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक ये वज़ीर आला के मनसब पर रहेंगी। और 9वीं नज़र से 6ठे घर को देख रहा है, तो 6ठे घर में मतलब कि इनकी बीमारियों के लिए, इनके दुश्मनों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी इनके लिए ज़रूर रहेगी। एनीहाउ, ये जो हॉरोस्कोप है ना, इसका अब हम क्लोज करते हैं। देखिए अभी अगर हम इसकी बात करें तो महादशा की बात करें, सन की महादशा चल रही है। ये ईगो का, अपनी पावर अथॉरिटी का ये मिसयूज़ भी कर सकता है ऐसा बंदा। ठीक है, और पहले दिन से ही मिसयूज़ भी करेगी, और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इसमें अपनी ज़्यादा ज़ात को ये आगे रखेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनकी टेनोर पूरा कर सकती हैं, आया कि ये कितना अरसा तक रह सकती हैं। देखिए 5 अगस्त 2024 तक इनकी सन और सैटर्न की महादशा है। बहुत ज़्यादा रुकावटें इनको रहेंगी। सैटर्न 8वें घर में है, सैटर्न पब्लिक भी है, पब्लिक इनको जीने नहीं देगी। आप देख लें, आप 5 अगस्त तक 2024 तक पब्लिक और इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता रहेगा, मसले मसाइल पैदा होते रहेंगे। कुछ ना कुछ आप रोज़ नित्य को आप देखेंगे कि मीडिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद इनकी सन और मरकरी की महादशा चल रही है। मरकरी भी 8वें घर में बैठा हुआ है इनका। तो देखिए, मैं तो पहली प्रेडिक्शन मेरी ये है कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो 5 अगस्त तक ही इनकी गवर्नमेंट मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, 5 अगस्त 2024 तक। अगर इसमें थोड़ी सी इनको रिलैक्सेशन मिल गई तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 11 जुलाई 2025 तक ये अपनी गवर्नमेंट कर सकती हैं। उसके बाद इनके सन और केतु की महादशा आ जाएगी, तो वो इनके लिए फिर तबाही बर्बादी लेकर आएगी, और सारे चट्टे बट्टे खुल कर सामने आ जाएंगे। तो आप डेट्स को नोट कर लें और इसको आप देखें। बाकी ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, जस्ट प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस का इल्म है, और ना ही हमारा इसमें किसी के साथ कोई एफिलेशंस होती हैं। तो हमने देखना होता है कि हॉरोस्कोप क्या बता रहा है। तो इनका हॉरोस्कोप यही बता रहा है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो